सर मेरा क्वेश्चन किसी का अभी तक वोटर आईडी नहीं बना है और वो 18 वर्ष का हो चुका है तो क्या वोट डाल सकता है वो? जैसे कि अभी अपन बात कर रहे थे कि यदि वो 18 साल का हो चुका है और यदि उसने वोटर आईडी नहीं बनवाया है और अब आदर्श आचार संहिता लग चुकी है तो आप उसको वोट देने नहीं मिलेंगे। जब तक उसका वोटर आईडी नहीं बनेगा, उसका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होगा तो वोट डालने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं। मेरा भी एक प्रश्न है राहुल कि क्या तात्कालीन तौर पर कोई ऐसी मेथड है जिसमें इनका बन सके? जैसे अभी 10 दिन 12 दिन है तो क्या बन सकता है? आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ हैं महाविद्यालय के ELC मेंबर्स एंड स्टाफ। हमारे साथ जुड़ी है हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर PR चंद्रा मैम, ELC के नोडल ऑफिसर मिस्टर राहुल बोरे सर, ELC के मेंटर टीचर्स मिस्टर रत्नेश वर्मा सर एंड मिसेस ममता दुबे मैम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे जिज्ञासा सीरीज के एपिसोड 2 में। आज हम आपके समक्ष इलेक्शन से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जिसको जानना हर युवाओं को बहुत जरूरी है। मैम, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि मतदान करना क्यों आवश्यक है? देखिए, आप सभी और हम सब जनतांत्रिक एक प्रदेश राष्ट्र में रह रहे हैं। यहाँ पर हमारी प्रथा क्या है? चुनने की जनतांत्रिक प्रथा, मतलब हर व्यक्ति चुनता है यहाँ पर। तो एक वोट भी किसी को जिता सकता है या किसी को हरा सकता है। अतएव इसमें हर एक व्यक्ति का योगदान अत्यंत आवश्यक है। मान लीजिए कि कुछ तबके ने वोटिंग की ही नहीं, तो ना तो उनकी हाँ थी इस प्रत्याशी को चुनने में और ना ही उनकी ना थी, तो फिर ये कैसे चुन लिया गया? या तो हाँ होती या ना होती। अतएव सभी को वोट करना अत्यंत आवश्यक है, तब तो वह निष्पक्ष और सही चुनाव होगा। अन्यथा उस चुनाव की क्या वैलिडिटी रहती है, ये मेरे हिसाब से। इसलिए हर एक को मतदान करना अत्यंत आवश्यक। मैम, मेरा प्रश्न है कि चुनाव में सही उम्मीदवार कैसे चुने? सही उम्मीदवार कैसे चुने, ये बहुत अच्छा प्रश्न है शुभम आपका। दरअसल ये बात बहुत सतत अवलोकन की है। व्यक्ति कैसा, सबसे मुख्य बात जो हम जूझ रहे हैं आज, कि हमारी समस्या ये है कि एकदम अच्छा और आदर्श व्यक्तित्व हमारे समक्ष नहीं है। कम और ज्यादा खराब, कम और ज्यादा खराब और अधिक और ज्यादा खराब में से हम क्या चुन लें, बात ये नहीं होती है। बात ये होती है कि कहीं ना कहीं हम उसका सतत निरीक्षण करें कि वो किस बैकग्राउंड से आए हैं, वो उनका कार्य क्षेत्र कैसा है, वो कैसे काम कर रहे थे, उनकी नीति किस प्रकार की है। क्या वो बात आप जानते हैं कि जो प्रत्याशी चुन के आते हैं वो सेवी होते हैं और हम उन्हें क्या बना देते हैं? महाराज। सही मायने में सेवा का उनका कर्तव्य है या उनके भाव है कि भी नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। व्यक्तिशः यदि व्यक्ति ऑनेस्ट है, मूल्यों पर चलने वाला है, नीति परक है, तो वह अपने दायित्वों को अच्छे से निभाए। इसलिए बैकग्राउंड जानना और उसका सतत निरीक्षण होना बहुत जरूरी है। किसी ने कहा और हमने इसे वोट दे दिया, ऐसा तो कदापि नहीं। सर, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि वोटर आईडी कार्ड गुम हो जाने पर या पास नहीं होने पर हम वोट दे सकते हैं, और दे सकते हैं तो कैसे दे सकते हैं? देखिए, आपका जो सवाल है कि यदि हमारे पास वोटर आईडी नहीं या गुम हो गया है, तो अभी हमारे पास जो चुनाव के संबंध में जब हम वोटिंग करने जाते हैं तो उस समय उनके पास मतदाताओं की पूरी लिस्ट रहती है। तो आप अपनी किसी भी आईडी को ले जाके आधार कार्ड आप ले जाएं, वहाँ पर वो आधार कार्ड देख के भी आप वहाँ पर अपना वोट दे सकते हैं। लेकिन ये तब जब आपने पहले बनाया हो और अब गुम गया हो। पहले बनाना आवश्यक है, मैं समझता हूं। यदि आपके पास वोटर आईडी होना चाहिए, लेकिन यदि किसके पास यदि वोटर आईडी नहीं है तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो वोट दे सकता है। भला ही वो 18 साल का हो, उसके पास बाकी सारी आईडी, लेकिन यदि वोटर आईडी नहीं है या वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है तो मतदान नहीं कर सकता। मैम, मेरा क्वेश्चन है कि मैंने ज़्यादातर तो देखा है युवकों की, वो आजकल इनसे पूछे तो वो बोलते हैं मुझे वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या रेलवे में जाना, आर्मी में जाना। लेकिन अभी तक मैंने ऐसे युवक नहीं देखे जो बोले कि मुझे CM बनना, PM बनना है। ऐसा क्यों मैम? देखिए, मूलतः बात ऐसी है, जिस तरीके की ये जनतांत्रिक हमारी प्रथा और प्रणाली है, इसमें आरंभ से ही ये पता होना चाहिए अभी हम लोगों ने क्या मान लिया और क्या देखा हो। आज तक हम लोगों ने बस यही देखा है कि प्रभावशाली व्यक्तित्व स्वयं अपने रिश्तेदारों, नातेदारों, अपने आगे के लोगों को हमारे हिसाब से बिल्कुल खुले मंच से कहते हैं। हमारे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता है यहाँ,
कि इसके लिए भी अब करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने वाले व्यक्तित्व होने चाहिए और इसकी भी कोई मतलब ऐसी मूलभूत ऐसी भावनाएं विद्यार्थी जीवन से ही डेवलप होनी चाहिए। थोड़ा नेतृत्व होना जरूरी है। तो इसलिए तो महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को इतने कार्यक्रमों में आगे लाया जाता है कि आप छोटी नेतृत्व शैली को पहले अपने आप में उतार लें, फिर आपके मन में आएगा कि मैं शायद बड़े को भी लीड कर सकता हूँ। तो लीडिंग कैपेसिटी तो आजकल पढ़ाई जाती है आपको और होनी चाहिए आपके बीच में। पर हाँ, आप हम सब जानते हैं सत्य के पन्ने खुले तो ये प्रभाव पर निर्भर कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द वो समय आएगा जहाँ तक हम सोचते हैं कि एक आम विद्यार्थी भी इस दिशा में सोचेगा कि हम राजनीति में अपना करियर बनाएंगे। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम लोग पूर्ण स्वराज्य और पूर्ण एकदम जैसा चाहते हैं वैसा राष्ट्र बना भी नहीं पाएंगे। बहुत जरूरी है। आजकल हर जगह आचार संहिता टॉपिक बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा चल रहा है कि हर जगह आपको वही टॉपिक मिलेगा, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स में हो या किसी को सुनने में भी हो। तो यही जानना है कि आचार संहिता क्या होती है और इसका पालन कौन कौन करता है। मूलतः ये सरकारी कर्मचारी और जितने भी ये हमारे नेतृत्व करने वाले लीडर होते हैं, ये वो समय आ जाता है कि जब ये अपने प्रभाव का उपयोग नहीं कर सकते। अब जब चुनाव आ गया है और मान लीजिए हम अपने प्रभाव का उपयोग करके ऐसे ऐसे नियम और कानून बनाए जो हमारे ही पक्ष में जाते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ समय पूर्व आचार संहिता लगा दी जाती है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो इस समय अब केवल पूरा जो दायित्व होता है वो सरकारी अधिकारियों पर होता है। उनकी भी सीमाएं निर्धारित होती हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप तो समझेंगे कि आचार संहिता जब लागू होती है तो एक सरकारी कर्मचारी 24 घंटे का मतलब कर्मचारी हो जाता है। वो अपनी मर्जी से कोई छुट्टी ले लेना, अपना प्रदेश यहाँ से बाहर चले जाना अपने कार्य क्षेत्र से, ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक तरीके का वह दायित्व है जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हर एक अपनी सेवाओं पर डटे होते हैं और जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है, जो नेतागण है, वो अपने मतलब अपने प्रभाव का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो फिर अब निष्पक्ष रूप से चुनाव होगा। चुनाव के बाद जब फिर पद ग्रहण करेंगे तब फिर उनके कोड ऑफ कंडक्ट बनेंगे और वो लागू। तो आचार संहिता में बहुत सारे बंधन हो जाते। सर मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जैसे कि आजकल सभी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, तो क्या चुनाव से संबंधित किसी शिकायत या आपत्तिजनक घटना की शिकायत हम ऑनलाइन दर्ज कर सकते? बिल्कुल ऐसा है। जो भारत सरकार द्वारा अभी चुनाव से संबंधित एक सी विजिल ऐप भी लाया गया है। वो इसलिए लाया गया है कि यदि हमको चुनाव से संबंधित कोई भी शिकायत करनी है, अपन जो आदर्श आचार संहिता की बात कर रहे हैं, और या फिर अपन जो उसमें होने वाले खर्चे जो व्यय होते हैं उसके उल्लंघन, यदि कोई पार्टी का एक सबका एक व्यय निर्धारित किया गया है, आप देख रहे हैं किसी कहीं पर ज़्यादा व्यय हो रहा है या लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है या एक्स्ट्रा जो उनको पैसे दिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा मतलब उनको एक प्रकार से वोट खरीदने के लिए जो राशि दी जा रही है, तो आप उसकी शिकायत सी विजिल ऐप पर कर सकते हैं। ये सी विजिल ऐप इसलिए बनाया गया है कि आप कहीं जाना ना पड़े। आप अपने मोबाइल से सी विजिल ऐप को डाउनलोड करिए, अपना उसमें रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उसमें किसी भी प्रकार की चुनाव से संबंधित जानकारी या शिकायत के रूप में दर्ज कर सकते हैं और उसका बहुत ही जल्द उसका आपके साथ निरंतर हो जाए। सर मेरा क्वेश्चन, किसी का अभी जब वोटर आईडी नहीं बना और वो 18 वर्ष का हो चुका है तो क्या वोट डाल सकता है वो? जैसे ही अभी अपन बात कर रहे थे कि यदि वो 18 साल का हो चुका है और यदि उसने वोटर आईडी नहीं बनवाया है और अब आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, तो आप उसको वोट देने नहीं मिलेगा। जब तक उसका वोटर आईडी नहीं बनेगा, उसका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होगा, तो वोट डालने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं। मेरा भी प्रश्न है राहुल कि क्या तात्कालीन तौर पर कोई ऐसी मेथड है जिसमें इनका बन सके? जैसे अभी 10 दिन 12 दिन है, तो क्या बन सकता है? नहीं यार, अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कल ही मैंने कलेक्ट्रेट में भी बात की हुई थी, तो वहाँ मैंने ये जानकारी ली है कि आप वोटिंग लिस्ट जो है मतदाता फाइनलाइज हो गई। अब अगले बार आप आगे अप्लाई करें तो जो लोकसभा है तो उसमें आपका नाम जुड़ जाएगा। ठीक, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है विद्यार्थी के साथ, वो अक्टूबर में 18 साल के हुए हैं और 17 नवंबर को वोटिंग है, तो निश्चित रूप से इन्हें अब आगामी चुनाव में हिस्सेदारी का मौका मिले। इसके लिए ये भी है कि जो हम 17.5 साल के जो बोलते हैं लोग, उससे 1 दिन महीने पहले अगर हम 18 के होने वाले हैं तो हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
ये जब 18 के पूरे नहीं हुए, लेकिन अगर 1 महीने बाद हम होने वाले हैं, अच्छा। तो उसका रजिस्ट्रेशन हम पहले ही कर सकते हैं। तो फिर मतलब इन्हें अवेयरनेस की कमी होगी जिसकी वजह से ये नहीं हो पाए होंगे, एज वी नो दैट। तो वो अवेयरनेस भी होना बहुत ज़रूरी होगा और लोगों का बनना। तो यहाँ पे कैंप भी लगाए गए थे, बच्चों के बनवाए भी गए थे, उसके बावजूद भी यदि कोई छूट गए हैं तो ये है तो हमारे लिए दुखद बात, लेकिन उन्हें अवेयर होकर ये कराना तो अवश्य चाहिए। सो मेरा क्वेश्चन वर्मा से, करोड़ों लाखों लोग वोट करते हैं, वो अगर क्या मैं अपना वोट नहीं करती या कोई एक व्यक्ति है जो अपना वोट नहीं करता, एक वोट से क्या फर्क पड़ता है? जी, तुम्हारा प्रश्न तो वास्तव में बहुत वाजिब है कि अकेले मेरे ना करने से कौन से देश का कुछ बिगड़ जाए। अगर हर एक व्यक्ति ये विचारधारा बना लेता है, और मेरा ये मानना है, तो सी बात है, शायद अच्छा लगेगा कि मैं मतलब हर एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, 1/40 से वोट, हम 1/40 से वोट है। ऊपर का एक अगर अलग कर देते हैं बीच में वैल्यू क्या, और किसी भी राष्ट्र की बात करें, अपने राज्य की बात करें, अपने विधानसभा की बात करें, जैसे कि यह है कि हम सब जिम्मेदार नागरिक हैं, अपने आप को मानते हैं जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, क्योंकि जब हमारे हित की बात आती है तो हित के लिए हम राष्ट्र के प्रति बात करते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, और भारत के नागरिक होने के नाते हमें ये अधिकार, हमें ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। और जब हम कर्तव्य की बात करते हैं, जब तक हम अधिकार के बारे में जागरूक हैं, तो कर्तव्य बोध भी हमें होना चाहिए। ये हमारा दायित्व है कि हम अपने, क्योंकि ये हम किसी व्यक्ति को सिर्फ नहीं कर रहे हैं, अगर हम वोट डाल रहे हैं तो वो जो हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होगा, वो हमारे क्षेत्र के विकास में योजनाएं बनाएगा। और अगर हम खुद अपने ही विकास की बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें चिंता नहीं है ना। आपने कहा था मैं अकेले वोट नहीं डालती हूँ तो क्या होता है, जो अगर आप खुद वोट डालने नहीं जाते हो तो आप पहले ही अपने विकास से अपने आप को वंचित कर लेते हो। जब अपने आप को वंचित कर लेते हो तो क्या आप ये प्रश्न पूछने के हकदार रहते हो कि मेरा ये काम नहीं हुआ, हमारे अड़ोस पड़ोस में ये नहीं हो रहा, हमारे विधानसभा में ऐसा नहीं हो रहा, क्या ये अधिकार रखते हैं? तो अगर आप चाहते हैं कि जागरूक, तो अपने आप को कह रहे हैं, इस नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम स्वयं मतदान करें, और साथ ही साथ अपने संबंधित जो व्यक्ति हैं जो हमसे जुड़े हैं उन्हें भी इसके लिए प्रेरित करें। तो कई बार आपने सुना होगा कुछ लोग एक वोट से भी चुनाव जीतते आते हैं। हमारे यहाँ तो आपको साथ मालूम है, अटल बिहारी जी की सरकार में एक वोट से सरकार दी गई, तो अब इसका हाथ उठाने हो सकता नहीं। धन्यवाद। यही है सत्य, आंसर से यही मिलता है कि हर एक वोट बहुत कीमती है। एक वोट से क्या होता है ये तो सर ने बताया ही आपको, 1999 में जो हुआ था, एक वोट से बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक वोट से कुछ नहीं होगा, आप वोट करने अवश्य जाइएगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन है मैम से यही कि हम जो लोग वोटिंग में ड्यूटी में रहते हैं इलेक्शंस के दौरान, तो वो कैसे वोट करते हैं? उनकी वोटिंग की अलग अरेंजमेंट होती है, वो प्रीवियस उन लोगों के साथ पहले, जिस समय पूर्व में तो ऐसा हुआ करता था कि वो पत्राचार के माध्यम से हो जाता था, लेकिन अब तो सब ऑनलाइन अरेंजमेंट्स हैं, तो वो व्यवस्था उनको दी जा रही है। ऐसा नहीं होता कि जो ड्यूटी पर जाते हैं वो वोट नहीं डालते, उनको वोटिंग की व्यवस्था सरकार की तरफ से, निर्वाचन ये जो गठित हुआ है पूरा एक आयोग, उसकी तरफ से पूर्ण व्यवस्था दी जाए। मगर जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरा विधानसभा कहीं और का है, हाँ, तो मेरी ड्यूटी यहाँ लगी, तो मैं कैसे वोट कर सकती नहीं, आपको आपकी विधानसभा क्षेत्र के लिए वोटिंग करने का अधिकार होता है और उसके तरीके होते हैं, है ना। और जो आप जहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पे आपकी वोटिंग का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आप वहाँ के रहवासी नहीं हैं। तो प्रॉपर आप जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र के प्रत्याशियों के प्रति आपको जो वोट करना है उसकी अरेंजमेंट निर्वाचन आयोग आपको प्रदत्त करता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। आप सभी को इस सेशन के माध्यम से ये जानने मिला ही होगा कि वोट क्यों ज़रूरी है और क्यों देना चाहिए, और इससे संबंधित जो भी सवाल आपके मन में थे इसके शायद आपको जवाब मिल भी गए होंगे। इसी के साथ हम इसको ख़त्म करते हुए, एंड करते हुए यही बोलेंगे कि हर एक वोट बहुत ज़रूरी होता है। इस 17 नवंबर को जो MP में चुनाव होने वाले हैं उसमें मतदान करने अवश्य जाइए, क्योंकि हमारा वोट ही हमारा भविष्य है। धन्यवाद। एक चीज़ फिर भी, सॉरी इंटरप्ट, मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पर कि इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा, जो कोई भी सत्ता में आता है वो बड़ी बड़ी बातें करता है, ये फ्री और वो फ्री। पहले मेरी युवा अपने कंधों को इतनी सशक्त कर दे कि ये प्रश्न पूछ सके कि ये फ्री हमको नहीं चाहिए, विकास चाहिए, फ्री हमको नहीं चाहिए। क्योंकि फ्री लेने के तो हम अपाहिज बनते जा रहे हैं, और कहाँ से आता है ये फ्री, ये भी हमारा प्रश्न है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी कोई बात ना हो और आप ऐसे प्रलोभनों में
कदापि ना। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। मैं खुशी राजपूत, ELC कैंपस एम्बेसडर, नचिकेता कॉलेज। थैंक यू।